विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नवनीत सर आज आपके लिए एक नया विषय लेकर आया हूँ। कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए राजनीति भाग 2 अर्थात स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस पुस्तक के अंतर्गत प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देख करके लाभान्वित होंगे। इस नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। विद्यार्थियों, सैकड़ों वर्षों के गुलामी की जंजीरों से, उपनिवेशवादी शासन की जंजीरों से हमारी मुक्ति का समय आ गया था। भारत 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र में अपना भाषण दिया और संबोधित करते हुए कहा, भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्य वधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रस्ट विद डायनेस्टी के नाम से जाना गया। हिंदुस्तान की जनता ऐसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में विभिन्न प्रकार के कई नेताओं ने अपने बलिदान दिए। इन सबके परिणाम स्वरूप ही आज हमको आज़ादी प्राप्त हुई है। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठ रहा था कि हम राष्ट्रों का निर्माण कैसे करें। 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत और पाकिस्तान के विभाजन का भी समय था और आज से भारत के 2 राष्ट्र होने वाले थे, 2 टुकड़े होने वाले थे भारत के। महात्मा गांधी ने 14 अगस्त सन 1947 को कोलकाता में कहा था, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। मोहनदास करमचंद गांधी का ऐसा कथन था। द टाइम्स ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, उस समय का प्रसिद्ध न्यूज़पेपर था, इसने लिखा था, एंड ऑफ 200 years old ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। भारत में 200 साल पुराने ब्रिटिश शासन का अंत। ये कथन था, ये वाक्य थे द हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि उस समय का प्रसिद्ध एक अंग्रेजी अखबार था। उन्नीस सौ 1947 में जिन हालात के बीच भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी के तुरंत बाद हम खुशी की जगह गम में अधिक डूब गए। आज़ादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविधि लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। हम इस त्रासदी को भी झेल रहे थे, किंतु उस त्रासदी को झेलने के साथ साथ हमको अपनी चुनौतियों को भी स्वीकार करना था और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयत्नशील रहना था। भारत के सामने 3 चुनौतियां थी। मुख्य तौर पर भारत के सामने जो चुनौतियां थीं, उनमें तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। सबसे पहले भारत विविधताओं का देश था और इसको एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने।
भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। हमारा आकार और जितनी विविधताएं हमारे यहाँ हैं वो किसी महादेश से कम नहीं है। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिन एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात का सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। इतनी विविधताओं वाले देश में सबको एक साथ कैसे रखा जाए, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में हम त्रासदी को झेल रहे थे, हम हिंसा को झेल रहे थे। भारत और पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रहे, किंतु एक दूसरे के प्रति विश्वास कायम नहीं कर पाए और इसी अविश्वास का नतीजा भारत और पाकिस्तान का विभाजन के रूप में हमारे समक्ष आया। और जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, दोनों देशों में हिंसा और खून की नदियां बहने लगीं। लाखों लोग इधर से उधर हुए। पाकिस्तान से गैर मुस्लिम भारत की ओर पलायन किया, भारत से मुस्लिम पाकिस्तान की ओर पलायन करने लगे। जगह जगह दंगे, आगजनी, संपत्तियों को छीनना, हत्याएं, लूटपाट, बलात्कार इत्यादि की घटनाएं घटने लगी। ऐसी त्रासदी को देखकर महात्मा गांधी जैसे संतों ने, जो अहिंसा की लाठी लेकर देश को आज़ादी दिलाने में सफल हुए थे, आज खून के आंसू रो रहे थे। हमारे देश के सामने दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। हमारे देश के संविधान ने भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार भी दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। भारत में जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र, इस प्रणाली को भारत ने अपनाया था। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफ़ी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार, बर्ताव चलन में आए। तीसरी चुनौती हमारे राष्ट्र के समक्ष विकास की थी, जिसमें समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ एक तबकों का। भारत आज़ादी के तुरंत बाद यह चाहता था कि हमारे देश में ऐसा विकास हो जो समूचे समाज का विकास कर सके, किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष का विकास नहीं। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा। हमारा संविधान ये समानता का अधिकार देता है, सभी के साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। हमें अपने देश में से गरीबी को हटाना था। आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया, संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफल हो सका।
इस पूरी किताब में उन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस बात में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी है। आज़ादी के बाद हमारे देश की राजनीति में क्या क्या होता है, ये सारी बातें इस पुस्तक के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाई गई हैं। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटकों की चर्चा की जाएगी जिन्हें आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। कल हम इसी अध्याय का अगला शीर्षक विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास को लेकर एक नया वीडियो जारी करेंगे। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।